का हमारा टॉपिक है यह नॉर्मेलिटी, जिसे हम नॉर्मलता भी कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। उसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दिखाते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम समतुल्य की संख्या, प्रेजेंट जो उपस्थित है, कहाँ? इन पर लीटर वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में, किसके? ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के प्रति एकांक आयतन में, विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम समतुल्यों की, इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य, तो ग्राम समतुल्यों की संख्या इज कॉल्ड कहलाती है नॉर्मेलिटी। तो दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जी इक्विवेलेंट लिख देते हैं, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको कहते हैं, ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो गया। अब रही बात यहाँ पर कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो उसी तरह से यहाँ पर निकलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? तो गिवन मास बाय, इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर आया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब एक क्वेश्चन आया कि इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं। तो उससे पहले एक चीज़, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस फार्मूला के जैसा है? तो नंबर ऑफ मोल्स के जैसा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब है इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं? समतुल्य द्रव्यमान। इक्विवेलेंट मास, समतुल्य द्रव्यमान किसको कहते हैं? समतुल्य द्रव्यमान। देखिए ये क्या है? तो यह नंबर ऑफ पार्ट्स, इसको लिखते हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स, हिस्सों की संख्या या भागों की संख्या। लिखते हैं द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, द्रव्यमान के विचार से भागों की संख्या। किसका? ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के, ऑफ एलिमेंट्स which can displace, जो या तो विस्थापित करता है, which can displace, और combine, जो या तो विस्थापित करता है या संयोग करता है, combine with 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट्स से, या 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, या 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन। यानी क्लोरीन की बात होगी तो उसके लिए फिक्स है 35.5 पार्ट्स। इसके लिए बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए तो 8 पार्ट्स, और हाइड्रोजन के लिए 1.008 पार्ट्स। तो देखिए द नंबर ऑफ पार्ट्स, भागों की संख्या, बाय मास, द्रव्यमान के विचार से। किसका? ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का। व्हिच कैन डिस्प्लेस, जो विस्थापित कर सकता है, और कंबाइन या संयोग कर सकता है, विद के साथ, किसके साथ? तो 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1.008 पार्ट्स। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8 पार्ट्स ऑक्सीजन, 8 भाग, और 35.5 पार्ट्स किसका? क्लोरीन का। यही जो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास है इज कॉल्ड, वही कहलाती है क्या? इक्विवेलेंट मास। वही इक्विवेलेंट मास कहलाती है। ठीक, तो द नंबर ऑफ पार्ट्स हम लिख सकते हैं भागों या हिस्सों की संख्या, भागों की संख्या, हिस्सों की संख्या, बाय मास, द्रव्यमान के विचार से। किसका? ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का। व्हिच कैन डिस्प्लेस, जो विस्थापित या संयोग, कंबाइन मतलब संयोग, कैन मतलब कर सकता है,
कर सकता है। किसके साथ कर सकता है? तो हाइड्रोजन का 1.008 पार्ट, चाहे ऑक्सीजन का 8 पार्ट या क्लोरीन का 35.5 पार्ट्स, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास। अब है इक्विवेलेंट मास का फार्मूला एटम के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए। तो अब लिखते हैं कि फॉर एलिमेंट या एटम, क्योंकि एलिमेंट का ही सूक्ष्मतम कण क्या होता है? एटम होता है। तो इसलिए फॉर एलिमेंट क्या हो जाएगा इसके लिए? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्यू मास का मतलब क्या? इक्विवेलेंट मास। इसके लिए क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान बट्टा वैलेंसी, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास का फार्मूला। अगर हम बात करते हैं एसिड के लिए, फॉर एसिड, एसिड के लिए अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट मास बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, एसिड का मॉलिक्यूलर मास बाय, एसिड के लिए टर्म आता है बेसिसिटी, बेसिसिटी। इसके बाद से फॉर बेस, बेस के लिए यानी कि भस्म के लिए, भस्म के लिए, ये हो गया अम्ल के लिए, अम्ल के लिए, ये हो गया तत्व के लिए, तत्व के लिए। तो देखिए बेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास का फार्मूला, तो फिर से वही बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, बेस का मॉलिक्यूलर मास बाय, बेस के लिए एसिडिटी वर्ड यूज होता है, ख्याल रखना उल्टा होता है, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, ये वर्ड यूज होता है। तो ये हो गया क्या? तो ये सब हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट मास का फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ आया वैलेंसी। वैलेंसी किसको कहते हैं? फिर एसिडिटी, बेसिसिटी किसको कहते हैं? सब चीज़ को डिफाइन करेंगे। वैलेंसी संयोजकता, हिंदी में इसको कहते हैं संयोजकता। यह क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कंबाइनिंग, नीचे से लिखते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक परमाणु का संयोग करने की क्षमता, किसके साथ? विद अदर एटम, विद अदर एटम्स, अदर एटम के साथ। कंबाइनिंग कैपेसिटी, संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता किसका? ऑफ एन एटम, परमाणु के, परमाणु का संयोग करने की क्षमता, विद अदर एटम, अन्य परमाणुओं के साथ, अन्य परमाणुओं के साथ, अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करने की क्षमता, इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी, उसको हम वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो फिर से द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम्स, अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन वह 2 होती है। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3 होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ग्रुप एलिमेंट की हम बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, उसमें क्या सब होता है? हलीना करे रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप एलिमेंट की, सेकंड ग्रुप एलिमेंट की। तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट जो है वो क्या सब है? तो वो देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस ट्रिक से चलेगा, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उसको हम लोग उसके लिए देखते हैं तो वैलेंसी 1 है, और सेकंड ग्रुप एलिमेंट के लिए देखते हैं तो वैलेंसी 2 है। उसमें से भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब जो है इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि नीचे टोटल मेटल ही है तो इसलिए इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स, यानी क्षार धातुएँ, इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स यानी क्षार धातुएँ, यहाँ से कहते हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम क्षार धातु कहते हैं। केवल हाइड्रोजन जो है वह नॉन मेटल है। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके लिए ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो है ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक, 13 से 18 तक के ग्रुप जो है ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम ग्रुप 13 की बात करते हैं, ग्रुप 13 की, तो इसके लिए होता है
बाबू अली गए इंडिया थैला लेके नहाने। इस ट्रिक से हम देखेंगे बाबू अली गए इंडिया थैला लेके नहाने, यानी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। इसके बाद से हम ग्रुप 14 की बात करते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। इसमें क्या सब है, तो काशी जी में शंकर पार्वती फले। तो देखिए यहाँ पर काशी जी में शंकर पार्वती फले, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फ्लेरोबियम, इस सब की वैलेंसी जो है, इस सब की वैलेंसी वो कितनी है, इस सब की वैलेंसी है 4। अब कैसे, तो एक चीज़ समझ लीजिए इसमें। सबसे पहली बात क्या है ना, कि अगर हमें देखना है तो पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं VE। तो VE बराबर क्या होता है, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10। तो ग्रुप नंबर जैसे 13वां ग्रुप है, तो 13 - 10 बराबर कितना, 3। ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो देखिए इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट, इन आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट में हम VE लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दिए क्या, द इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे लिख दें इसको कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम सोडियम की बात करेंगे तो इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 11, तो 281, तो यही क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 12, तो 282, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रहता है 8 है, तो इसके लिए कितना 2,6, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं 7, तो 2,5, तो 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सब है। अब क्या है, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास क्या, VE इज 1 और 2 और 3 और 4, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, देन वैलेंसी, देन वैलेंसी बराबर, देन वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। नेक्स्ट है कि इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE इज 4 से ज़्यादा, 5 या 6 या 7 और 8, देन तब वैलेंसी बराबर, वैलेंसी बराबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। तो कैसे हम लोगों ने देखा, तो इसको हमने देखा किसके माध्यम से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा यानी 5, 6, 7, 8 रहे तो कैसे निकालते हैं वैलेंसी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके। हम 14th ग्रुप को देख रहे थे। 14th ग्रुप एलिमेंट्स, 14th ग्रुप एलिमेंट्स क्या था, वो था काशी जी में शंकर पार्वती फले, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फ्लेरोबियम। इसके लिए अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते तो कैसे निकलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर -10, पी ब्लॉक के लिए ख्याल रखना, ग्रुप नंबर -10, तो ग्रुप नंबर यहाँ पर कितना 14, तो -10 बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी इतना ही होगा, तो वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 4। लेकिन अगर हम 15th ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं, 15th ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो क्या सब हो जाएगा इसमें, देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब
बीके मॉस्को में, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, ग्रुप नंबर -10, यानी 15 - 10 बराबर कितना 5। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, तो वैलेंसी कैसे निकलेगा, तो वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 - 5 बराबर कितना 3, यानी कि 15th ग्रुप में कोई भी हो, चाहे नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, सबकी वैलेंसी कितनी होगी 3 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 16th ग्रुप के लिए, 16th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। तो देखिए 16th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए हम बात करें तो देखिए ओ सनम से तेरा पोल खोलूँ लव का, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिबरमोनियम। इसके लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, कैसे निकलता है ग्रुप नंबर -10। तो ग्रुप नंबर -10 तो क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर 16, 16 - 10 बराबर कितना 6। तो यहाँ पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है 4 से ज़्यादा है, तो वैलेंसी कैसे निकलेगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 8 - 6 यानी 2। अब हम 17th ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या होता है, फिर कल बाहर आई आंटी टेम्पू से, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिन, ये TS है। तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या ग्रुप नंबर -10 यानी 17 - 10 बराबर 7, यह भी 4 से ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कैसे निकलेगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 8 - 7 कितना 1 हो जाएगा इसकी वैलेंसी। अब हम एक लास्टली बात करते हैं 18th ग्रुप एलिमेंट्स की, 18th ग्रुप एलिमेंट्स की। 18th ग्रुप एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें, तो इसमें है हे नारायण, अर्जुन, करे, जेरोक्स, रामायण, ओ गॉड, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसॉन। इसके लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के लिए, क्योंकि 13 नंबर ग्रुप से लेकर के 18 नंबर ग्रुप तक कौन सा ग्रुप ये है ब्लॉक है, तो वह पी ब्लॉक एलिमेंट्स था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है ग्रुप नंबर -10, तो 18 है ग्रुप नंबर -10 तो कितना हो जाएगा 8। तो यह भी 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए वैलेंसी बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 8 बराबर कितना 0, यानी नो वैलेंसी। नो वैलेंसी का मतलब क्या, नो कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि इसके पास कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। इसलिए 18th ग्रुप एलिमेंट्स जो है ना, 18th ग्रुप एलिमेंट्स इसको इनर्ट गैसेज कहते हैं, और इनर्ट गैसेज अक्रिय गैस कहलाती है, क्योंकि यह तो किसी के साथ कंबाइन करता नहीं, कंबाइन करता तो सक्रिय गैस कहलाती है, यह तो कंबाइन नहीं करता है, संयोग नहीं करता, इसलिए यह क्या कहलाएगी इनर्ट गैस कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 18th ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 हो गई। देखिए वह बेसिसिटी, तो देखिए क्या है कि द नंबर ऑफ फर्निसेबल H+, निकलने योग्य H+ की संख्या कहाँ से, फ्रॉम एसिड, अम्ल से, यानी हम लिख सकते हैं अम्ल से H+ की संख्या जितनी निकल सकती है, यानी अम्ल से निकलने योग्य H+ की संख्या इज कॉल्ड कहलाती है बेसिसिटी कहलाती है, यानी एसिड के लिए बेसिसिटी वर्ड का हम यूज करते हैं। देखिए अब एक तरफ एसिड दूसरी तरफ बेसिसिटी लिखते हैं। HCl की बेसिसिटी 1, क्योंकि इससे एक H+ निकलेगा। HNO3 की 1, H2SO4 की 2, लेकिन H3PO2, H3PO3 और H3PO4, H3PO2 की 1, H3PO3 की 2, H3PO4 की 3, ऐसे तो ये सब इसके स्ट्रक्चर से होता है। हम बात H3PO2 के लिए अगर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, OH, H। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसकी बेसिसिटी, चूँकि एसिड के लिए बेसिसिटी का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं H3PO3 की। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, P डबल बॉन्ड O, OH, H। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जिसकी बेसिसिटी जो हो जाएगी, बेसिसिटी कितनी 2, तो इसलिए H3PO3 की जो बेसिसिटी है वो 2 होगी। हम H3PO4 की बात करते हैं तो इसके लिए देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी बराबर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो जिसकी बेसिसिटी 1 उसको हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, जिसकी बेसिसिटी 2 उसको कहते हैं डाइबेसिक या डाइप्रोटिक एसिड। इसको आप मोनोप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं, मोनोप्रोटिक, चूँकि एसिड है तो H+ देगा, H+ को प्रोटॉन कहते हैं, तो इसी के चलते हम मोनोबेसिक एसिड को हम मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं, डाइबेसिक एसिड को डाइप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी बेसिसिटी 3 है, तो इसलिए हम इसको ट्राइबेसिक एसिड या इसको हम ट्राइप्रोटिक एसिड कहते हैं,
ट्राइप्रोटिक एसिड, यानी वही H जो है ना हाइड्रोजन फर्निसेबल होगा, निकलने योग्य होगा, जो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा। तो ये था बेसिसिटी से रिलेटेड। अब हम एसिडिटी की बात करते हैं। एसिडिटी किसका होता है? तो बेस का होता है। अब बेस में से क्या निकलता है? तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ फर्निशेबल OH माइनस फ्रॉम अ बेस, एक बेस से फर्निसेबल मतलब निकलने योग्य OH माइनस की संख्या, द नंबर ऑफ फर्निसेबल OH माइनस यानी निकलने वाले OH की संख्या कहाँ से? फ्रॉम अ बेस, एक भस्म से, इज कॉल्ड कहलाती है, क्या कहलाती है? एसिडिटी। उसको हम कहते हैं एसिडिटी, यानी एसिडिटी ऑफ बेस की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो NaOH की बात अगर करते हैं तो इसलिए इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? एसिडिटी इसकी 1 हो जाएगी, चूँकि इससे एक OH माइनस निकलेगा। अगर हम KOH की बात करते हैं तो इसके लिए एसिडिटी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। CaOH होल ट्वाइस की बात करते हैं तो इसके लिए एसिडिटी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमने अभी तक बेसिसिटी, एसिडिटी और वैलेंसी के बारे में देख लिया है। इक्विवेलेंट मास का जो हमने डेफिनेशन देखा था, अब इक्विवेलेंट मास के फार्मूला को हम देखें तो इक्विवेलेंट मास का फार्मूला सबको अगर सम्मिलित करके हम देखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास या एसिड और बेस के लिए मॉलिक्यूलर मास बाय, इसको हम लिखते हैं n फैक्टर। क्या लिखते हैं? n फैक्टर, जहाँ पर यह n फैक्टर जो है वो क्या हो सकता है? वेयर n फैक्टर जो है वह क्या हो सकता है? वैलेंसी हो सकता है। यह n फैक्टर एलिमेंट के केस में जहाँ पर एटॉमिक मास यूज करेंगे वहाँ पर वैलेंसी या बेसिसिटी हो सकता है यह एसिड के केस में, या एसिडिटी हो सकता है बेस के केस में। तो इस सब तरह से हमने समझा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं किसके लिए? फॉर एलिमेंट्स के लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए पहले देख लेते हैं एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास। तो देख लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट में बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं अभी। एटॉमिक मास 16 और इसकी वैलेंसी, चूँकि यह एटॉमिक फॉर्म है तो इसके लिए वैलेंसी कितनी? 2। तो इसलिए इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास 16/2 बराबर कितना? 8। डेफिनेशन जो आप देख रहे थे इक्विवेलेंट मास का, उसमें जो है डेफिनेशन जो देख रहे थे उसमें यही 8 पार्ट्स था यहाँ पर। सेकंड में हम बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए। अगर मैग्नीशियम के लिए बात करते हैं Mg के लिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास जो हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना होता है? 24U। वैलेंसी जो इसकी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो इसलिए इक्विवेलेंट मास जो इसका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, तो एटॉमिक मास 24/2 तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि एल्युमिनियम के लिए हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27। इसकी वैलेंसी कितना? 3। तो इक्विवेलेंट मास कितना? 27/3, यानी एटॉमिक मास बाय वैलेंसी जो कितना हो जाएगा? 9, यानी 9 पार्ट्स, यानी 9U कह सकते हैं अगर इस 27 को U लिखते हैं तो। अब क्लोरीन के लिए बात करते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना? 35.5। इसकी वैलेंसी 1, तो इसलिए इक्विवेलेंट मास कितना? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी जो 35.5/1, यानी कितना? 35.5। ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। अब देखते हैं फॉर एसिड के लिए अगर हम बात करें तो पहला है HCl के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तो 1 और एक क्लोरीन का 35.5 जो कितना? 36.5U। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे तो 36.5। और इसके लिए जो वैलेंसी होता है वो कितना H+ ये दे सकता है? 1। तो इसका वैलेंसी नहीं, इसके लिए बेसिसिटी वर्ड यूज करेंगे। इसके लिए बेसिसिटी, चूँकि एसिड है तो एसिड के लिए बेसिसिटी जो 1। तो इसलिए इक्विवेलेंट मास जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। तो ये 36.5/U मतलब 1, तो 36.5 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया एसिड का। अब हम सेकंड की बात करते हैं H2SO4 के लिए। तो H2SO4 के लिए अगर मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें, मॉलिक्यूलर मास तो देखिए क्या होता है? 2 हाइड्रोजन तो 2 × 1, 1 सल्फर तो 32, 4 ऑक्सीजन तो 4 × 16।
तो ये कितना हो जाएगा 2 + 32 + 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा कितना 98। और इसके लिए जो हम देखते हैं बेसिसिटी H2SO4 के लिए, इसकी बेसिसिटी होती है 2, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी जो कितना 49, यानी H2SO4 की जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना 49 हो जाएगा। हम H3PO4 के लिए देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोजन 3 × 1 + 1 फास्फोरस 31, 4 ऑक्सीजन 4 × 16, तो 3 + 31 और 16 चौका 64, इसको हम जोड़ें तो 4 × 1 = 5 3 8 और 6 3 9 98 हो गया। इसकी बेसिसिटी 3 होती है, स्ट्रक्चर से हम लोगों ने देख रखा है। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी यानी 98/3, ये पॉइंट में आ जाएगा कुछ। अब है H3PO3 को देखते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना 3 हाइड्रोजन तो 3 × 1 + 1 फास्फोरस 31 + 3 ऑक्सीजन 3 × 16, तो 3 + 31 + 16 48, इसको ऐड करें तो कितना 82 होगा। और इसके लिए बेसिसिटी जो है स्ट्रक्चर से हम लोग देख चुके हैं, इसकी बेसिसिटी कितनी है 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी यानी 82/2 जो कितना 41 dt की बात करते हैं, तो जो किसके लिए होता है बेस के लिए होता है, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर बेस के लिए। फर्स्ट एग्जांपल हम देते हैं NaOH का। अगर NaOH के लिए बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा सोडियम का 23, 1 ऑक्सीजन का 16, 1 हाइड्रोजन का 1, इतना U हो जाता, जो 23 + कितना 17 यानी कितना 40 U हो जाता, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हम सीधे 40 लिखते हैं। इसके लिए हम एसिडिटी की बात करते हैं, तो इसके लिए एसिडिटी कितना, एसिडिटी इसका होता है 1, क्योंकि एक OH- छोड़ेगा, यह एक OH- यहाँ से फर्निसेबल है तो एसिडिटी 1, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 बाय एसिडिटी कितना 1, तो ये हो जाएगा 40, यानी NaOH का जो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। अगर हम CaOH2 के लिए बात कर लेते हैं तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है इसको देख लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास Ca 40 + 2, क्योंकि OH2 है तो 2 इंटू क्या O का कितना 16 और हाइड्रोजन का कितना 1, तो ये 40 + 2 गुने कितना हो जाएगा 16 × 17, तो ये 40 + 17 दूनी कितना 34, तो ये 74 हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं इसके एसिडिटी की, तो CaOH2 कितना OH- देगा 2, तो एसिडिटी 2 हो जाएगा, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा वो कितना मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी, मॉलिक्यूलर मास है 74 बाय एसिडिटी 2, तो कितना हो जाएगा 37। तो ये CaOH2 का क्या हो गया, तो इक्विवेलेंट मास निकल चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ 120 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड टू फॉर्म 2 लीटर सॉल्यूशन, यानी 120 ग्राम NaOH को घुलाया जाता है 2 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, देन कैलकुलेट नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन देखिए, चाहे आंसर आप कहते हैं जिसको, तो देखिए ये सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, तो यह NaOH को घुलाया जाता है, जिसको घुलाया जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर देखिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ पर हमारे पास क्या है NaOH है, तो इसका कितना है गिवन मास 120 है, 120 ग्राम है। अब इसके बाद से हमें क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH बाय इसकी एसिडिटी, क्योंकि यह क्या है तो एक बेस है, तो इसलिए इसके लिए एसिडिटी वर्ड यूज होता है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है NaOH का, तो 23 + सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, बाय एसिडिटी इसकी कितनी है 1 है, तो ये 40/1, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम किसको कहते हैं, इस चीज़ को देखिए, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो गिवन मास क्या है हमारे पास 120 ग्राम, बाय इक्विवेलेंट मास कितना है 40, तो इसको आप देखिए काट करके तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 आ गया कट करके। अब क्या है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 लीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 लीटर, तो इसलिए नॉर्मलिटी का फार्मूला
हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मलिटी का फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी भी सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख सकते हैं भी सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम देखें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 3 आया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 है, 3/2 यानी 1.5 N। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 1.5 N हो जाएगी।